फाइन। तो आज हम लोगों के लिए एक और डेटा स्ट्रक्चर है जो कंप्लीट करना है। जो अभी तक मैंने आपको सिखा दिया वो लिस्ट आपको सिखा दिया, टपल आपको सिखा दिया, लिस्ट टपल सेट ये मैंने आपको करा दिया। आज हमें एक दूसरा डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना है और इस डेटा स्ट्रक्चर का नाम है हमारा डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर। क्या होता है डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर, कैसे इस पे काम करते हैं और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए हम क्या चाहते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं और हम ये चाहते हैं कि इन सारे एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन हम लोग एक डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर करेंगे, है ना। तो अगर मैं लिस्ट में स्टोर करता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं लिस्ट में स्टोर करता हूँ तो मान लीजिए पहला वाला जो एम्प्लॉय है इसका नाम सोनू है, तो यहाँ लिख दिया मैंने सोनू। यहाँ लिख दिया दूसरे एम्प्लॉय का नाम मान लीजिए मोनू, तो तीसरे का नाम फिर सोनू हो सकता है। इस तरह से मैंने क्या करा, इन एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन यहाँ पर स्टोर कर दी। नाउ अब हम ये चाहते थे कि अगर किसी भी एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए तो मैं उस एम्प्लॉय की आईडी आपको प्रोवाइड करूंगा और उस आईडी पर एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन मुझे मिल जानी चाहिए। तो अब जो लिस्ट है उसमें इन सारे वैल्यूज़ को कैसे हम लोग एक्सेस करेंगे, यूजिंग पोजीशन। यहाँ पर 0 पोजीशन है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। तो मान लीजिए मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर मोनू के डेटा को एक्सेस करना है। तो जब मोनू के डेटा को आप एक्सेस करेंगे तो आपको मोनू का इंडेक्स पता होना चाहिए, मोनू फर्स्ट पोजीशन पर। तो अगर ये लिस्ट एल है तो मैं लिखूंगा एल ऑफ 1 और एल ऑफ 1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, मुझे मोनू मिल जाएगी। बट प्रॉब्लम इसमें ये होगी कि अगर कल को 0 पोजीशन पर जो एम्प्लॉय था सोनू, ये रिजाइन करके चला गया तो ये यहाँ से डिलीट हो गया, मुझे यहाँ से इसको हटाना पड़ेगा। और जब मैं इसको यहाँ से हटाऊंगा तो ये जो मोनू है ये लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, सोनू यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये सारे के सारे एम्प्लॉय लेफ्ट शिफ्ट हमारे हो जाएंगे। जब ये सारे के सारे लेफ्ट शिफ्ट हो जाएंगे तो जो मैंने याद किया था कि फर्स्ट पोजीशन पर मोनू है, और इस बार अगर मैं लिखूंगा एल ऑफ 1 तो मुझे मोनू नहीं मिलेगा, मुझे कौन मिलेगा, मुझे कोई और मिलेगा। तो ये पॉसिबल नहीं है कि अगर मैं लिस्ट में इन एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन स्टोर करूं और उनकी पोजीशन को उनकी आइडेंटिटी मान लूं, तो ये सही नहीं है, क्योंकि डिलीट होगा पोजीशन चेंज हो जाएंगे। कोई एलिमेंट बीच में इंसर्ट हो गया फिर पोजीशन चेंज हो जाएंगे। ऐसा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए जो हमारा किसी भी वैल्यू की आइडेंटिटी भी स्टोर करे और इस तरह से स्टोर करे कि अगर उस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर से एलिमेंट डिलीट होते हैं या और ऐड होते हैं तो आइडेंटिटी चेंज नहीं होनी चाहिए किसी भी वैल्यू की, वो वही रहनी चाहिए। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को क्या बोला गया, डिक्शनरी कहा। तो जो डिक्शनरी डेटा टाइप है ये हमारा किस तरह से काम करता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। डिक्शनरी डेटा टाइप अपने अंदर एक की को स्टोर करता है और एक वैल्यू को स्टोर करता है, ठीक है। जब आप डिक्शनरी के अंदर किसी वैल्यू को रखेंगे, मान लीजिए आपने रखा सोनू, तो आपको सोनू की बतानी पड़ेगी। की को हम क्या बोल सकते हैं, आइडेंटिटी बतानी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ बता दिया सोनू की है 101, ठीक है। अब अगर मैं एक और वैल्यू स्टोर करता हूं जिसका वैल्यू है मोनू, तो मुझे मोनू की भी की बतानी पड़ेगी और मैंने बता दिया मान लो ये 105। इसी तरह से मैंने कर दिया 108,
और यहाँ पर फिर से सोनू कर दिया, कर सकते हो, डॉट डॉट डॉट। तो डिक्शनरी जो डेटा स्ट्रक्चर है उसमें वैल्यू के साथ साथ उस वैल्यू की भी स्टोर हमारी होती है, और एक की और वैल्यू के पेयर के लिए एक नाम दिया गया, इसको बोलते हैं आइटम। हम क्या बोलेंगे, डिक्शनरी इज ए ग्रुप ऑफ आइटम्स वेयर एज लिस्ट इज ए ग्रुप ऑफ वैल्यूज। तो वैल्यूज का मतलब है सिर्फ वैल्यूज आएंगी, आइटम का मतलब है वैल्यू आएंगी और हर वैल्यू के साथ उसकी की भी होगी। ठीक है, अब यहां पर जब हम डिक्शनरी को इस तरह से आइटम ऐड करेंगे, तो जब भी हमें कोई ऑपरेशन करना होगा, किसी भी आइटम को डिलीट करना, किसी आइटम को गेट करना, किसी आइटम की वैल्यू को चेंज करना, तो वो उसकी की के थ्रू होगा। जो भी ऑपरेशन आपने करने हैं वो आप पोजीशन से नहीं करेंगे, वो आप उसकी की से करेंगे। और अगर मैं इस वाले आइटम को डिलीट कर देता हूं तो इन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आइटम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो इस तरह से आप आसानी से इस इंफॉर्मेशन को डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर में मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो जो डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर है वो इस तरह से हमारा काम करता है। तो अगर इसको लिखें यहाँ पर थोड़ा सा, तो इस तरह से लिख सकते हैं, इट इज a group of items where each item is a key column value pair। तो जो फॉर्मेट होगा की वैल्यू का वो कॉलन के साथ लिखा जाएगा, पहले की लिखेंगे, फिर कॉलन लगाएंगे, फिर वैल्यू लिखेंगे। We can perform operations using key। तो इस तरह से हमारा डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट हो जाता है। अब अगर मैं एक बार डिक्शनरी बना देता हूं और उसमें मैंने मान लीजिए 5 आइटम्स को रख दिया, क्या बन जाने के बाद उसमें और आइटम ऐड कर सकते हैं या उसमें से आइटम को डिलीट किया जा सकता है? यानी कि क्या डिक्शनरी म्यूटेबल है? आंसर इज यस, इट इज म्यूटेबल। यानी कि डिक्शनरी बन जाने के बाद आप उसमें चेंज भी कर सकते हैं। अब अगर हम डिक्शनरी के अंदर 5 आइटम्स रखते हैं तो क्या उनका ऑर्डर होता है? ऑर्डर का मतलब है कि अगर मैं डिक्शनरी को प्रिंट कराऊंगा तो आइटम्स जिस ऑर्डर में मैंने रखे थे उसी ऑर्डर में प्रिंट होंगे या वो किसी भी ऑर्डर में प्रिंट हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, जिस ऑर्डर में आपने रखे थे उस ऑर्डर में आपको मिल जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर एक टेक्निकल पॉइंट है कि 3.6 वर्जन से पहले ये नहीं था। 3.6 वर्जन से डिक्शनरी के आइटम्स ऑर्डर होते हैं। तो अगर आप पाइथन 3.6 से पहले का वर्जन इंस्टॉल करके बैठे हैं तो आपका आउटपुट अनऑर्डर्ड आएगा, और अब आप 3.6 के बाद का कोई वर्जन इंस्टॉल करके बैठे हैं तो आपका आउटपुट ऑर्डर्ड आएगा। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ इट इज ऑर्डर्ड फ्रॉम 3.6। फाइन। तो इस तरह से हम लोग डिक्शनरी पे काम कर सकते हैं। क्या डिक्शनरी में इंडेक्सिंग होती है? अगर मैं किसी आइटम तक पहुंचना चाहूं तो हमने कहा नहीं, डिक्शनरी में इंडेक्सिंग नहीं होती, तो ये इंडेक्सिंग स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट सपोर्ट नहीं करती। बात आती है सिंटैक्स की। क्या लिखें कि हमारा एक डिक्शनरी क्रिएट हो जाए, तो कई सिंटैक्स है। पहला सिंटैक्स है ये, इससे आपकी एम्प्टी डिक्शनरी बनेगी, यानी कि जो हम सेट में नोटेशन यूज करते थे वही नोटेशन डिक्शनरी में यूज किया जाएगा। ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि अगर वो नोटेशन अपने अंदर कोई वैल्यू लेकर नहीं बैठा है तो वो सेट नहीं माना जाएगा, वो डिक्शनरी माना जाएगा। और अगर मैं
डिक्शनरी बनाना चाहता हूँ विद इनिशियल आइटम्स, तो आप की लिखेंगे, कॉलॉन वैल्यू लिखेंगे, कॉमा दूसरी की लिखेंगे, कॉलॉन एक और वैल्यू लिखेंगे, कॉमा डॉट डॉट डॉट। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं। और एक और तरीका है डिक्ट फंक्शन। यूजिंग डिक्ट फंक्शन यू कैन ऑल्सो क्रिएट डिक्शनरी। प्रोग्राम बनाते हैं, उसमें इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो डिक्शनरी डी से स्टार्ट होती है, डी लिख दिया, कर्ली ब्रेसेस बना दी। अब जब मैं कर्ली ब्रेसेस बनाकर मान लीजिए यहाँ पर प्रिंट करता हूँ टाइप ऑफ डी, मैं ये पता करना चाहता हूँ कि डी कौन है, क्योंकि सेट भी देखने में ऐसा लगता है और डिक्शनरी भी आप बता रहे हैं ऐसी होती है। तो अगर मैं एम्प्टी लिख दूं तो ये हमारा क्या बन जाएगा, डिक्शनरी। एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस क्या रिप्रेजेंट करती है, डिक्शनरी। अब मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे डिक्शनरी के अंदर कुछ आइटम्स रख दिए, लाइक 101 पर मैंने लिख दिया सोनू, और 201 पर मान लीजिए मैंने कर दिया मोनू, और मान लीजिए 105 पर मैंने कर दिया चिंटू। अब अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट डी या टाइप, पहले टाइप प्रिंट कराते हैं, टाइप ऑफ डी, तो आप डिक्शनरी देखेंगे और फिर डी प्रिंट कराते हैं। तो जो आइटम आपने पहले रखा है वो पहले नजर आएगा, जो बाद में रखा है वो बाद में नजर आएगा। डिक्शनरी बनी, देखो ये आपका डिक्शनरी का आइटम, पहला आइटम हो गया, ये दूसरा आइटम हो गया, ये आपका तीसरा आइटम, ठीक है। तो ये आपका डिक्शनरी हो जाती है। अब अगर हम किसी भी डिक्शनरी को बनाने के टाइम पर ही एक आइटम ऐसे लिख दें जिस आइटम में ऑलरेडी की एग्जिस्ट करती थी, जैसे मैंने लिख दिया 101 और 101 की वैल्यू मैंने यहां पर कर दी विराट, ठीक है। तो अब क्या हम डिक्शनरी के आइटम्स में डुप्लीकेट कीज रख सकते हैं? आंसर इज नो। डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड हैं, बट कीज हमारी यूनिक होती हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो एरर भी नहीं आएगी। तो फिर क्या करा जाएगा, इस की पर जो वैल्यू थी वो अपडेट कर दी जाएगी। इस की पर जो वैल्यू थी पहले वो सोनू है, और इस आइटम के आने के बाद अब 101 की जो वैल्यू होगी वो विराट हो जाएगी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि सर चलो ठीक है, 101 की पर वैल्यू अपडेट हो गई, जब हम डिक्शनरी को प्रिंट कराएंगे तो इसका ऑर्डर क्या माना जाए, जो पहला था वो माना जाए या जो अभी है वो माना जाएगा? हमने कहा नहीं, आप की को फोकस करेंगे, ये की वही है, हम इसकी वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं, यानी कि जो ऑर्डर आएगा ये सबसे पहले ही नजर आएगा, लेकिन सोनू की जगह पर क्या नजर आएगा, विराट नजर आएगा। देखते हैं, ठीक है। अब इस बात को अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब हम क्या चाहते हैं, अब हम ये चाहते हैं कि जो आपने डिक्शनरी बनाई है, इस डिक्शनरी के अंदर हम अलग अलग टाइप की रख सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपने पहले वाले आइटम में इंटीजर की रखी है तो हर आइटम में उसी तरह की रखेंगे, नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है। आप हर आइटम में अलग अलग की दे सकते हैं। इट इज नॉट रिकमेंडेड, बट
आप अगर सिंटैक्टिकली पूछेंगे तो हर आइटम की अलग अलग हो सकती है, यानी कि आप ऐसा कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक की ऐड कर दी और इस बार की मैंने कर दी स्ट्रिंग टाइप ए और उसकी वैल्यू कर दी फ्लोटिंग टाइप की 2.5, कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर यहाँ पे लेंथ निकाल सकते हैं हम? हाँ, तो you can also use len function and it will count length of items. और इफ सपोज जो हमने डुप्लीकेट करा था 101 को नया दिया था तो उसमें लेंथ क्या रहेगी? देखो मैंने यहाँ पर len फंक्शन यूज करा और डी लगाया, अब आप देखें कि इसमें कितना आइटम है। पहला आइटम ये हो गया, दूसरा आइटम ये हो गया, तीसरा आइटम ये हो गया, अब ये फोर्थ नहीं है, ये तो वही पहले वाले आइटम को अपडेट कर रहा है, यानी कि अभी सिर्फ एक दो तीन ही आइटम हुआ है, ठीक है, ये नहीं गिनेंगे, और ये चार, ठीक है, तो टोटल लेंथ हमारी आनी चाहिए 4। तो डिक्शनरी के साथ हम लेंथ फंक्शन का यूज कर सकते हैं जो हमारा नंबर ऑफ आइटम्स को यूनिक कीज के अकॉर्डिंग काउंट करेगा, ठीक, तो नंबर ऑफ आइटम्स बेस्ड ऑन यूनिक कीज। जैसे सेट में होता था उसी तरह से। नाउ सपोज करिए डिक्शनरी मैंने बना रखी है, अब आपका कहना यह है कि ये म्यूटेबल है, इट मीन इसमें हम लेटर ऑन आइटम्स को ऐड कर सकते हैं, आइटम्स को डिलीट कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले एक नया आइटम ऐड करना सीखते हैं। तो डिक्शनरी का नाम जो भी है वो लिखेंगे, इंडेक्स ऑपरेटर लगाएंगे। इंडेक्स ऑपरेटर में इंडेक्स नहीं लिखना है, यहाँ पर इंडेक्स ऑपरेटर में की का यूज होगा। तो डिक्शनरी के साथ जब भी आप इंडेक्स ऑपरेटर यूज करते हैं तो इसके अंदर पोजीशन नहीं लिखनी होती है, इसके अंदर हमें की मेंशन करनी होती है। अब मैंने यहाँ पर एक की मेंशन कर दी, मान लीजिए 501 इक्वल टू, आप एक वैल्यू बताएंगे, क्या वैल्यू आप रखना चाहते हैं, मान लीजिए मैंने रख दिया रोहित। तो इस एक्सप्रेशन का मतलब होगा कि आप डिक्शनरी के अंदर 501 की पर रोहित वैल्यू को रखना चाहते हैं, यानी कि एक आइटम है जो डिक्शनरी के अंदर ऐड हो जाएगा जिसमें की होगी 501 और वैल्यू होगी रोहित, ठीक। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करेंगे तो ये आपको लास्ट में नजर आएगा, तो जो भी आप ऐड कर रहे हैं तो वो लास्ट में हमारा आइटम बनकर ऐड होता है। अब अगर मैं मान लीजिए यही एक्सप्रेशन इस तरह से यूज करूं कि जो मेरा की है वो एग्जिस्टिंग है, और यहां पर मान लीजिए 201 पर मैंने लिख दिया हार्दिक, तो अब क्या एक नया आइटम ऐड होगा? हमने कहा नहीं, यही सिंटैक्स जो अभी एक नया आइटम ऐड कर रहा था, यही सिंटैक्स इस बार इस एग्जिस्टिंग की पर जो वैल्यू है उसको अपडेट कर देगा, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है ये डुअल नेचर है। पहला नेचर है की एग्जिस्ट नहीं करती है, नया आइटम बनकर लास्ट में ऐड हो जाएगा। की एग्जिस्ट करती है तो उसी की पर वैल्यू को अपडेट कर दिया जाएगा उसी जगह पर, ठीक है। उसी पोजीशन पर जाकर चेंज कर दिया गया, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डिक्शनरी म्यूटेबल होती है, इसको समझ सकते हैं। अब क्या हम डिक्शनरी से आइटम को रिमूव कर सकते हैं? तो हमारे पास एक मेथड है जिसका नाम है पॉप। पॉप मेथड क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट लास्ट आइटम को रिमूव करेगा, जो लास्ट आइटम है वो आपका रिमूव हो जाएगा। पॉप आइटम, ठीक है, मेथड नाम है पॉप आइटम।
तो जो लास्ट था ये हमारा आइटम रिमूव हो गया। अगर मैं लास्ट आइटम रिमूव ना करके कोई पर्टिकुलर आइटम रिमूव करना चाहता हूं तो उसके लिए डिक्शनरी के अंदर मेथड है पॉप, और इस पॉप के अंदर आप क्या पास करेंगे, की। आपको की बतानी होगी, जिस आइटम को आप डिलीट करना चाहते हैं उस आइटम की क्या है। मान लीजिए मैंने 101 दे दी, तो 101 की पर जो भी आइटम होगा वो पूरा आइटम डिलीट हो जाएगा। तो जो भी ऑपरेशन होगा वो ऑपरेशन आइटम के लिए होगा, डिलीट वाला। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ की डिलीट होगी और वैल्यू रह जाएगी। जब उसकी आइडेंटिटी नहीं रही तो वैल्यू को रखने का क्या पर्पज होगा, यानी कि पूरा आइटम ही डिलीट होगा। सर क्या हम की के यूज से वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं? हाँ, हम की के यूज से वैल्यू भी गेट कर सकते हैं, इस पर अभी डिस्कशन करेंगे। तो अभी हमने दो ऑपरेशन करने सीखे। पहला, हम डिक्शनरी में क्रिएशन के बाद नया आइटम ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, किसी आइटम को हम रिमूव कर सकते हैं। अब जैसा इन्होंने पूछा कि क्या हम की के बेस पर किसी आइटम को गेट कर सकते हैं, आंसर इज यस। तो मैं कंप्लीट डिक्शनरी को प्रिंट नहीं कराना चाहता, मैं पर्टिकुलर आइटम को प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हम डिक्शनरी इंडेक्स ऑपरेटर, और इंडेक्स ऑपरेटर में क्या लिखेंगे, उस की का नाम जिस की वैल्यू को आप प्रिंट करना चाहते हैं। तो आपने लिखा यहाँ मान लीजिए 201, तो ये पूरा आइटम प्रिंट नहीं करेगा, ये इस की पर जो वैल्यू रखी है सिर्फ वैल्यू प्रिंट करेगा, दैट इज मोनो, सिर्फ मोनो प्रिंट होगा। ठीक है। अब यहां पर हमें ध्यान रखना होता है कि अगर हम किसी भी की को मेंशन करते हैं, अगर वो नहीं है, मान लीजिए बाय मिस्टेक जल्दीबाजी में 0 टाइप करना रह गया, तो हमें लग ही नहीं रहा था कि हमने गलती करी है, बट जब एग्जीक्यूशन हुआ तो ये गलती हमें लग रही है, क्योंकि 21 नाम से कोई की एग्जिस्ट नहीं करती। तो फिर ये एरर दे देगा, बोलेगा की नहीं है। देखते की एरर, 21 नाम से की एग्जिस्ट नहीं करती है। तो जब भी आप किसी की पर आइटम को गेट करने जा रहे हैं तो आपने क्या करना होगा, पहले उस की को चेक करना होगा कि क्या वो की एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। अगर वो एग्जिस्ट करती है तभी आइटम को आप गेट कर पाएंगे, अदरवाइज आपको आइटम गेट नहीं करना होगा। तो नया क्वेश्चन आ गया कि सर किसी भी की को चेक कैसे करें कि वो डिक्शनरी में एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं करती है। तो क्या करेंगे, हमारे पास पाइथन में एक कीवर्ड है जिसका नाम है इन कीवर्ड हमें ये बताने वाला काम करेगा कि आप कोई भी की डिक्शनरी में है या नहीं। यूज कैसे करेंगे, इन के राइट हैंड साइड पर डिक्शनरी का नाम लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में उस की का नाम लिखेंगे जिस की को आप सर्च करना चाहते हैं इस डिक्शनरी डी के अंदर। तो लिख दिया, मान लीजिए मैंने 201। अब कैसे एग्जीक्यूशन होगा, अगर 201 एज की इस डिक्शनरी में है तो इसका आंसर ट्रू आएगा, नहीं तो इसका आंसर फॉल्स आएगा। ठीक है, इसी तरह से इसको भी हटा देते, और यहां लिखा मैंने 21, तो 21 डिक्शनरी में नहीं है तो ये हमें फॉल्स बताएगा, ये हमें ट्रू बताएगा। ठीक है। अब अगर मैं यहां लिख देता हूं विराट इन डी, तो क्या हमारा जो विराट है इस डिक्शनरी में है या नहीं, इसका आउटपुट क्या आना चाहिए। योगेश बताइए, इसका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा फॉल्स आएगा। फॉल्स आएगा, कीवर्ड ढूंढेगा ना।
तो यहाँ पर जो हमारा इन ऑपरेटर है या इन कीवर्ड है वो इसको की की तरह सर्च करेगा। तो विराट डिक्शनरी में है लेकिन वो वैल्यू की तरह है, की तरह नहीं है, तो क्या देगा ये हमारा फॉल्स। ठीक है, तो इस तरह से हम ये पता कर सकते हैं कि कोई की हमारा डिक्शनरी में है या नहीं है। अब हमारे एक और तरीका है जो हमारे लिए पाइथन ने अवेलेबल कराया है, तो वो तरीका है डिक्शनरी पर हम गेट मेथड लगा सकते हैं, d.get। और ये जो गेट मेथड है, इस गेट मेथड में हमें क्या पास करना है, हमें यहाँ पर अपनी की पास करनी है। तो मैंने कर दिया 20। तो ये सिंटैक्स और ये सिंटैक्स एक ही है, चाहे तो आप इंडेक्स ऑपरेटर के अंदर की लिख दीजिए और उस की वैल्यू आपको मिल जाएगी, या आप गेट मेथड के अंदर की लिख दीजिए और उस की वैल्यू आपको मिल जाएगी। लेकिन दोनों की इंटरनल वर्किंग में डिफरेंस है। इंटरनल वर्किंग में डिफरेंस इस तरह से है कि गेट मेथड अगर की नहीं होती है तो एरर नहीं देगा। देखो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा था तो उसने एरर दे दी थी, ये एरर नहीं देगा, ये आपको नन वापस करेगा। तो जो हमारा डिक्शनरी से किसी की पर वैल्यू गेट करने का कॉन्सेप्ट है उसमें गेट मेथड ज़्यादा यूजफुल है क्योंकि ये एरर नहीं देता, जबकि इंडेक्स ऑपरेटर की ना मिलने पर एरर दे देता। एक और फायदा है इस गेट मेथड का, और वो फायदा ये है कि आप गेट मेथड से ये भी कह सकते हैं कि गेट मेथड अगर की पर वैल्यू है तो वैल्यू दे दीजिए, अगर की नहीं है तो नन मत दीजिए, हम आपको बताएंगे क्या आपको वापस करना है। तो आप कॉमा लगाकर अल्टरनेट वैल्यू लिख सकते हैं। मान लीजिए लिख दिया मैंने यहाँ पर की नॉट फाउंड। तो जब ये की नहीं होगी तो नन की जगह पर ये वाला मैसेज जो आप बताएंगे वो आ जाएगा। तो आपको कोई इफ एल्स लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और अगर ये की एग्जिस्ट करती है तो फिर ये मैसेज नहीं आएगा, फिर आपका इस की पर जो प्रॉपर वैल्यू रखी है वही आएगी। यहाँ पर प्रॉपर वैल्यू आ रही है और यहाँ पर ये मैसेज। चलिए, तो इस तरह से हम डिक्शनरी म्यूटेबल है इस वाले पॉइंट को समझ पाते हैं कि डिक्शनरी हमारी म्यूटेबल है। अब क्या हम डिक्शनरी को फॉर लूप में यूज कर सकते हैं? अगर मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर आई इन डी, क्या हम डिक्शनरी को फॉर लूप में यूज कर पाएंगे? आंसर इज यस। आप डिक्शनरी को फॉर लूप में यूज कर सकते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो इस आई की वैल्यू क्या आएगी? क्या ये पूरा आइटम आई के अंदर आएगा? नहीं। बाय डिफॉल्ट फॉर लूप डिक्शनरी की कीज को इटरेट करेगा, सिर्फ कीज हमारा इटरेट होंगे, यानी कि यहाँ पर पहले 101 आएगा, फिर 201 आएगा, फिर 105, इस तरह से हमारा ये वैल्यूज आएंगे। और देखो जब एक बार आपके पास की आ जाती है तो क्या आप उसकी वैल्यू निकाल नहीं सकते हैं? बिल्कुल, आप उसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। कैसे? आप ऐसे लिख सकते हैं डी ऑफ आई। आई में क्या आ रहा है? की आती जा रही है, और इस सिंटैक्स से क्या आ जाएगा? उस की वैल्यू आ जाएगी। दोनों चीजें मिल गई आपको।
अगर आप इतनी मेहनत भी नहीं करना चाहते तो एक दूसरा तरीका भी, अगर आप फॉर लूप में डिक्शनरी को यूज करते हैं और डिक्शनरी को डायरेक्ट ना लिखकर डिक्शनरी पर एक मेथड कॉल करते हैं जिसका नाम है वैल्यूज। तो जब आप फॉर लूप में डिक्शनरी के साथ वैल्यूज मेथड कॉल करते हैं तो इस बार फॉर लूप हमारा डिक्शनरी की जो वैल्यूज हैं सिर्फ उनको इटरेट करेगा उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में हमारा वो रखी हुई है। जैसे 101 की वैल्यू सोनू की जगह क्या आएगी, विराट, तो पहली वैल्यू यहाँ पर आएगी विराट, फिर मोनू, फिर चिंटू, फिर 2.5। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ कीज इटरेट करना है, डायरेक्ट डिक्शनरी लिख दीजिए, वैल्यूज इटरेट करना ये लिख दीजिए। अच्छा, कोई ऐसा तरीका नहीं है हम पूरा आइटम ही इटरेट कर लें, एक बार में पूरा आइटम मिले, अगली इटरेशन में अगला आइटम मिले, ऐसा भी है। तो हमारे पास एक मेथड है जो हम बोलते हैं उसी नाम का मेथड, आइटम्स। आइटम्स मेथड क्या करेगा, हमारा इस डिक्शनरी के आइटम्स को आई में रखेगा। तो आई में कौन आएगा, 101 आएगा या सोनू आएगा, हमने कहा दोनों आएंगे। तो दोनों कैसे आएंगे, टपल बनकर आएंगे। यानी कि आइटम्स मेथड क्या करेगा, पहला आइटम फैच करेगा, इसको टपल में कन्वर्ट करेगा और वो टपल आई में रख देगा। यानी कि आई जब प्रिंट होगा तो आपको एक टपल नजर आएगी, उस टपल का पहला वैल्यू 101 होगा, कॉमा, अब कॉलन नहीं होगा, कॉमा, दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी 100। फिर लूप अगला इटरेशन करेगा तो दूसरा जो आइटम है इसको टपल में कन्वर्ट कर देगा, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डिक्शनरी पर अगर फॉर लूप का यूज करना चाहते हैं तो तीन तरह से कर पाएंगे, डायरेक्ट कर सकते हैं, दूसरा वैल्यूज के साथ कर सकते हैं, तीसरा हम आइटम्स के साथ भी कर सकते हैं। तीन तरीके हो गए डिक्शनरी पर हमारा फॉर लूप लगाने का। आगे बढ़ते हैं। हो गया, हो रहा है। मेरे पास एम्प्टी डिक्शनरी है और मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि जो भी इस डिक्शनरी में आइटम्स आएंगे फॉर आई इन डी डॉट वैल्यूज, कॉलन आएगी ना, तो कॉलन यहाँ पर वैल्यूज के बाद कॉलन लगेगा। अब चलो सेव करके रन करो, सेव। ठीक है, तो हमारे पास तो एम्प्टी एक डिक्शनरी है हमारे पास और हम चाहते हैं इसके अंदर जो आइटम्स आएंगे वो हमारे यूजर से ही उनकी की इनपुट कराई जाए और यूजर से ही उनकी वैल्यू भी इनपुट कराई जाए। तो यहाँ पर हम पहले एम्प्टी डिक्शनरी बनाएंगे, फिर यूजर से कोई की इनपुट कराएंगे और यहाँ लिख दिया मान लीजिए एंटर, ठीक है। तो की को हमने यहाँ पर इनपुट करा लिया। अब इस की को जो यूजर से अभी आई है इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। मान लो की है तो के नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया और हम जानते हैं कि इनपुट फंक्शन से जो भी आएगा वो स्ट्रिंग बनकर आएगा। अब हमने यूजर से एक वैल्यू भी इनपुट करा दी और इनपुट फंक्शन से ही हमने वैल्यू भी इनपुट कराई और लिख दिया यहाँ पर एंटर वैल्यू।
और मान लीजिए इसको v नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया, ठीक है। अब जो की है और जो वैल्यू आई है इसको हम एक आइटम बनाकर डिक्शनरी में रखेंगे। तो कैसे ऐड करते हैं, डी ऑफ, तो यहाँ पे की लिखते हैं। अब की अगर सीधी वैल्यू है तो आप वैल्यू लिखते थे, अगर की एक वेरिएबल में रखी हुई है तो वेरिएबल भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर वेरिएबल का नाम के है, डी ऑफ के इज इक्वल टू वी। वी वेरिएबल है जिसमें वैल्यू रखी हुई है, और उसके बाद आप डिक्शनरी को प्रिंट करा सकते हैं। जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहले एम्प्टी डिक्शनरी बनेगी, फिर उसके बाद यूजर से की इनपुट कराई जाएगी, फिर उसके बाद यूजर से एक वैल्यू इनपुट कराई जाएगी। वो की और वैल्यू एक आइटम बनाकर डिक्शनरी में रख दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर डिक्शनरी को हम लोग प्रिंट करते हैं। अब इसको रन करें, एंटर की मान लीजिए लिख दिया मैंने यहाँ पर ए और वैल्यू कर दी इसकी एप्पल। तो डिक्शनरी बनी, लेकिन डिक्शनरी में एक ही आइटम आया। एक ही क्यों आएगा, क्योंकि आपने यूजर से एक ही बार तो पूछा है की और वैल्यू के बारे में। अब आप यूजर से जितनी बार की वैल्यू लाएंगे और जितनी बार उसे डिक्शनरी में रखेंगे उतने ही तो आइटम डिक्शनरी के अंदर आएंगे। तो अब मैं ये चाहता हूँ इस प्रोग्राम में कि ये 3 बार प्रोसेस होना चाहिए। कौन सा प्रोसेस, यूजर से की लेना, यूजर से वैल्यू लेना, फिर उन की वैल्यू को डिक्शनरी में ऐड करना। यानी कि ये जो 3 लाइनें हैं, इन तीनों लाइनों को आप 3 बार रन करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे और आई इन रेंज, और 3 बार ये लूप हमारा एग्जीक्यूट होगा। जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार हम ये तीनों स्टेटमेंट चलाएंगे। जब ये लूप कंप्लीट हो जाएगा तो ये तीनों स्टेटमेंट 3 बार चलकर 3 आइटम को डिक्शनरी में ऐड कर चुके होंगे। फिर आपका डिक्शनरी प्रिंट होगा। एंटर की, यहां लिखा मैंने 1 और इसकी वैल्यू कर दी सोनू। एंटर की 2, इसकी वैल्यू कर दी मोनू। एंटर की 1, इसकी वैल्यू कर दी मैंने मोनू। अभी मैं एंटर करूंगा, लेकिन एंटर करने से पहले किसी एक को जगा दूं। कृष्णा, जब मैं रन कराऊंगा इस प्रोग्राम को तो बताइए हमारा आउटपुट क्या आएगा। सर आई थिंक कि 1 और 2 प्रिंट करेगा। डिक्शनरी में हमारे कितने आइटम्स होंगे, पहला क्वेश्चन ये है। 2 सर। 2 आइटम होंगे, ठीक है। पहले आइटम में की क्या होगी, 1 उसकी वैल्यू क्या होगी, मोनू सर। दूसरा आइटम की क्या होगी, 2 और वैल्यू, मोनू। ठीक, सही आंसर है इनका। तो ऐसा ही होगा। तो हमने 3 बार लूप चला, इसका मतलब ये नहीं है कि डिक्शनरी में 3 आइटम होंगे। आप ये भी देखिए ना कि आप यूजर से जो की ले रहे हैं वो की अगर सेम आ गई तो वो नया आइटम नहीं बनेगा, वो उस की पुरानी वैल्यू को अपडेट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ इस बात का ध्यान रखना, मेरे कोड में जो इनपुट लिया गया है की का, वो स्ट्रिंग की तरह लिया गया है। तो 1 2 ये एज ए स्ट्रिंग नजर आएंगे, ना कि इंटीजर नजर आएंगे। तो 1 पर वैल्यू आ गई हमारी मोनू और 2 पर वैल्यू आ गई हमारे यहाँ पर अगेन मोनू, ठीक है। तो इस तरह से हम डिक्शनरी में यूजर से इनपुट लेकर वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। अब अगर हमसे कोई ये पूछता है कि क्या एक की पर एक से ज्यादा वैल्यू रखी जा सकती है, क्योंकि अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसमें ये हो रहा है कि अगर आप एक की पर दूसरी वैल्यू रखने की बात करते हैं तो पहले वाली अपडेट हो जाती है। मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ एक की पर एक से ज़्यादा वैल्यू हमारी होनी चाहिए। तो एक कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं और उस कॉन्सेप्ट के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर ऐसी ज़रूरत पड़ती है
कि एक की पर एट ए टाइम एक से ज़्यादा वैल्यू आप स्टोर करने की कोशिश करना। सपोज करिए कोई भी अगर एक क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है तो उसमें कुछ टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं। मान लीजिए दो टीम है अभी, एक इंडिया है और एक ऑस्ट्रेलिया है। स्थिति खराब चल रही है लेकिन कोई बात नहीं। तो अब हम चाहते हैं कि एक डिक्शनरी बने, उस डिक्शनरी के अंदर टीम का जो नेम है वो बने की। और हम इस की पर जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं उन सबके नेम्स को स्टोर करेंगे कि इंडिया की टीम में ये प्लेयर्स हैं, विराट, रोहित, हार्दिक, सबके नाम यहाँ पर हम रखना चाहते हैं। तो कैसे रखें? क्योंकि अगर मैं यहाँ पर मान लो लिखता हूँ विराट और फिर से लिखूँ मैं कि इंडिया कीपर एक और वैल्यू और उसका नाम मैं कर दूं यहाँ पर रोहित, है ना, तो ये तो अपडेट कर देगा, एक बार में एक ही वैल्यू रखी जाएगी। तो हमें सिखाया गया कि जो डिक्शनरी में वैल्यू है वो आप एक लिस्ट टपल बनाकर रख सकते हैं या सेट बनाकर रख सकते हैं। तो आप इस बार डिक्शनरी में जो आइटम रखने जा रहे हैं उसमें की आपकी स्ट्रिंग है, वैल्यू इस बार आप लिस्ट करेंगे, कॉमा लगाकर दूसरा वैल्यू, कॉमा लगाकर तीसरी वैल्यू, इस तरह से रख सकते हैं। ठीक है। अब इस बात का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि जितने भी आइटम आएंगे, ये एक आइटम हो गया डिक्शनरी का, कि जितने भी आइटम डिक्शनरी के अंदर आएंगे सब इसी फॉर्मेट के होंगे, नहीं। हर आइटम अपनी की अपनी वैल्यू रख सकता है, किसी भी टाइप की वैल्यू वो रख सकता है। जनरली हमें ऐसी जरूरत पड़ सकती है, बट सिंटैक्टिकली हम ऐसा कर सकते हैं, दूसरा आइटम में की 1 और वैल्यू एप्पल, ये सही होगा, कोई एरर नहीं आएगी इसमें। बट ऐसी रिक्वायरमेंट शायद हमें ना पड़े, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर दूसरी जो की है वो दूसरी टीम का नाम कर दिया, लाइक ऑस्ट्रेलिया ऐसे करके, और इसकी वैल्यू यहाँ पर हमने एक लिस्ट बना दी और उसके प्लेयर के नाम कर दिए, टपल बना दीजिए, सेट बना दीजिए। देखो सेट शायद अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि मान लो एक टीम में दो प्लेयर के नेम सेम हो गए तो सेट तो मना कर देगा कि डुप्लीकेशन मेरे अंदर नहीं होती है। इसलिए जनरली हम क्या करना चाहेंगे, जनरली यहाँ पर हम लिस्ट को रखना चाहेंगे। टपल क्यों नहीं रख सकते? इसलिए रख सकते, मान लो कोई इंजर्ड हो गया बीच में तो उसकी जगह कोई दूसरा प्लेयर आएगा फील्डिंग करने के लिए, अगर ये टपल हो गई तो टपल यहाँ पर चेंज नहीं होगी, तो इसलिए यहाँ पर हमारा लिस्ट ही बेटर ऑप्शन नजर आता है। ठीक है, चलो अब इसी को कोड में हमें इंप्लीमेंट करना है, कैसे करेंगे देखते हैं। की का नाम मैंने मान लीजिए टीम का नाम कर दिया इंडिया और इसकी वैल्यू मैंने एक लिस्ट बना दी और यहाँ पर रोहित, धवन, विराट, बस मैं तीन ही लिख रहा हूँ, है ना, हमें कॉन्सेप्ट समझना है, क्रिकेट नहीं खेलना है यहाँ पे। और कॉमा लगाकर दूसरी टीम का नाम की तरह यूज कर लिया, ऑस्ट्रेलिया, और इसकी वैल्यू एक लिस्ट बनाकर दे दी, वार्नर, मैक्सवेल, ठीक है, इतना हमने दे दिया। अब हम क्या चाहेंगे, हम यूजर से कहेंगे, यूजर आप बताइए किस टीम के प्लेयर के बारे में आप जानना चाहते हैं, आप उस टीम का नाम बताइए हमें रन टाइम पर, और हम अपने प्रोग्राम में उस टीम के क्या प्लेयर्स हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। तो यूजर से रन टाइम पर मैं टीम का नाम इनपुट मांगूंगा, तो यूजर को लगेगा कि प्रोग्राम टीम का नाम इनपुट मांग रहा है, वास्तव में वो हमारा कोडिंग में एक की होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर टीम इक्वल टू इनपुट ले लिया और यहाँ लिख दिया एंटर। अब हमें ये भी प्रोग्राम लिखते समय सोचना होगा कि यूजर है, टीम का नाम जरूरी है वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया देगा, कुछ और भी दे सकता है, अगर उसने कुछ और दे दिया तो फिर हमारा एरर भी नहीं आनी चाहिए। तो फिर हमें याद आया गेट मेथड, कि गेट मेथड ऐसा होता है जो हमें किसी की के बिहाफ पर
हमें वैल्यूज लाकर देता है। अगर वो की नहीं हो तो वो हमें पूछेगा कि क्या अल्टरनेट आंसर दिया जाए, और अगर आप नहीं बताते हैं तो वो अपनी तरफ से नन अल्टरनेट आंसर दे देता है। तो हम यही लिखेंगे, तो हमें कोई इफ एल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी और बहुत कॉम्पैक्ट कोड हमारा हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सर ऐसे नहीं लिखे, हमने कहा नहीं, अगर आप ऐसे लिखेंगे तो टीम को वेरिएबल नहीं माना जाएगा, टीम को एक की माना जाएगा। अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो ये वेरिएबल है और इस वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो की मानी जाएगी। ठीक है, डी ऑफ ऐसे लिखेंगे तो एरर आ जाएगी। तो क्या करना चाहिए मुझे यहाँ पर, गेट मेथड का यूज करना चाहिए। और यहाँ पर अल्टरनेट वैल्यू यहाँ पर लिख दिया टीम नॉट एंटर टीम मान लो इंडिया। दोबारा रन कराए। देखना हमारा जो की है ये हमारा केस सेंसिटिव है, तो आपको अपना कोड समझना होगा केस सेंसिटिव रखना है कि नहीं रखना है। अगर आप ऐसे लिख देंगे तो ये मत कहना कि एरर क्यों आ रही है या मना क्यों कर रहा है, क्योंकि आपका कोड इस तरह से लिखा गया है। यस सौरभ, शेयर योर कंसर्न। Saurabh, you want to say something? No, you are not audible. I'm not getting your voice. Is anyone getting voice of Saurabh? No, sir. Saurabh, please unmute yourself first. You have unmuted, but no, you can write your concern in the chat box. If you are not able, yes, now you are unmute. In the last program, yes. Write it in the chat box. You want to give sequence for keys. जो मैं समझ पा रहा हूँ आपका क्वेश्चन वो ये कि यू वांट टू पुट ए सीक्वेंस एज की, लाइक लिस्ट एज ए की। or something else. Okay, fine. So you should know one thing. That thing is what? As key. चलो डिक्शनरी की बात करते हैं। इन डिक्शनरी कीज मस्ट बी हैशेबल। तो एक थोड़ा सा आउट ऑफ द स्कोप कॉन्सेप्ट है करिकुलम के हमारे, बट जो आपका क्वेश्चन है उसमें हमें डिस्कस करना होगा कि जो यहाँ पर आप की लिखते हैं वो आप क्या लिख सकते हैं। जो आपका मन आता है वो लिख सकते हैं। जो आपका मन आ रहा है इंटीजर, फ्लोट या स्ट्रिंग या
लिस्ट, टपल, सेट। तो आंसर है, आप डिक्शनरी में जो कीज होती हैं वो रखते हैं जो हैशिंग को सपोर्ट करती हैं। हैशिंग बेसिकली एक टेक्निक होती है कंप्यूटर साइंस के अंदर यूनिकनेस को मेंटेन करने की। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, नो मैटर आप सी पढ़ते हैं, C++ पढ़ते हैं, जावा पढ़ते हैं, .NET पढ़ते हैं, XYZ लैंग्वेज पढ़ते हैं, या आने वाले टाइम में कोई लैंग्वेज है वो पढ़ते हैं, अगर वो ये कहती है कि हमारे यहाँ पर ये यूनिकनेस मेंटेन करता है, तो जरूर बैकएंड में हैशिंग का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन जब आप सी पढ़ते हैं तब आपको डिटेल में दिया जाता है। अभी हम एब्स्ट्रैक्शन पे काम करते हैं। तो सेट इंटरनली उन्हीं एलिमेंट्स को अलाउड करता है जो हैशिंग को सपोर्ट करते हैं। इसी तरह से डिक्शनरी की कीज सिर्फ वही होती हैं जो हमारा हैशिंग को सपोर्ट करती हैं। और इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, टपल और हैशेबल but list, set or not तो अब इस हैशिंग पर मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बता पाऊंगा अभी, क्योंकि ये आउट ऑफ द स्कोप चीज़ हो गई हमारे, क्योंकि हम लोग इम्प्लीमेंटेशन पढ़ रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन बना नहीं रहे हैं। जब हम सी पढ़ते हैं तो हमें ये करना होता है खुद से, है ना। तो अभी हम इस क्वेश्चन का आंसर ये बोलेंगे, यस आप डिक्शनरी की एक सीक्वेंस रख सकते हैं, लेकिन वो सीक्वेंस लिस्ट नहीं होनी चाहिए, सेट नहीं होनी चाहिए, वो सीक्वेंस आपकी टपल हो सकती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो हैशिंग को सपोर्ट करेगा वो हमारा की बनेगा। ठीक, वैल्यू के लिए कोई कॉन्स्टेंट नहीं है, आप वैल्यू किसी भी टाइप की यहाँ पर बना सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में नहीं आ रहा है, देखो आना चाहिए। स्पेलिंग मिस्टेक देखो, कह रहा ऑस्ट्रेलिया इज नॉट डिफाइंड, कोड में देखो AUS इंडिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए मेरे पास दो डिक्शनरी है, एक है D1, इसके अंदर कुछ मैंने लिखा हुआ है, A एक की है और इस की पर वैल्यू लिखी है मैंने एप्पल, B एक की है और इस की पर मैंने वैल्यू लिखी हुई है। मेरे पास एक और डिक्शनरी है D2 और इसमें A का मतलब एंड्रॉयड बताया गया है और C के बारे में कुछ नहीं बताया गया, B के बारे में कुछ नहीं बताया गया, लेकिन C के बारे में बताया गया कि C का मतलब कैट ही होता है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि जो D1 डिक्शनरी है वो अपडेट हो जाए। कैसे अपडेट हो जाए? वो सारे एलिमेंट जो D2 के अंदर नए हैं, यानी कि वो सारे आइटम्स जो D2 के अंदर नए हैं वो D1 का पार्ट बन जाए। जैसे मैंने C भी लिख दिया और मान लो D भी लिख दिया, तो मैं चाहता हूं D1 में C फॉर कैट भी आ जाए और D फॉर डॉग भी आ जाए, क्योंकि ये नए आइटम्स हैं D1 के लिए। और जो आइटम की सेम है, जैसे A आइटम की यहाँ भी है एप्पल और यहाँ पर A का मतलब एंड्रॉयड है, तो वो जो कॉमन आइटम है वो अपडेट हो जाए, मतलब उनकी वैल्यू अपडेट हो जाए। तो हम एक ऑपरेशन यहाँ करना चाहेंगे
उस ऑपरेशन के बाद जो D1 होना चाहिए उसमें आइटम होना चाहिए जिसकी की A हो और उसकी वैल्यू एंड्रॉयड हो, B नाम का की हो, वैल्यू बॉल हो, C नाम का की हो, वैल्यू कैट हो, D नाम का की हो और वैल्यू डॉग हो। इस तरह से हम D1 को अपडेट करना चाहते हैं यूजिंग D2। तो यहाँ पर एक रेडीमेड मेथड है जिसका नाम है अपडेट। अपडेट मेथड में आप एक डिक्शनरी पास करेंगे तो इसका मतलब है D1 अपडेट होगी। अगर आप लिखेंगे D2 डॉट अपडेट D1 तो इसका मतलब है D2 अपडेट होगी किसके अकॉर्डिंग, D1 के अकॉर्डिंग। तो फिलहाल हम D1 को अपडेट करना चाहते हैं D2 को। अब आप जब प्रिंट कराएंगे तो आपको वही आउटपुट मिलेगा जो आप चाहते हैं। देखते हैं ए की वैल्यू एप्पल से एंड्रॉयड हो गई, बी ये हो गया और सी और डी नए आइटम थे तो हमारे ऐड हो। सर इसमें हम लोग एक्सटेंड यूज नहीं करते हैं? नहीं, एक्सटेंड चलता लिस्ट में, वो इसमें यूज नहीं होता है। नहीं। तो these are the methods are type specific। fine, now move to the last concept of dictionary। so last concept of dictionary is dictionary comprehension। dictionary comprehension जैसे लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन होता है, सेट कॉम्प्रीहेंशन होता है, उसी तरह से डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन होता है। It is a way to create dictionary quickly using syntax। इसका होगा वेरिएबल इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस के अंदर पहले लिखेंगे की का एक्सप्रेशन, कॉलन, फिर लिखेंगे वैल्यू का एक्सप्रेशन और यहाँ पर अपना फॉर लूप। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन का यूज करके एक डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं क्विकली यूजिंग फॉर। कैसे बनाएंगे, प्रोग्राम लिखते हैं, देखते हैं। एक लूप लगाते हैं पहले, फॉर आई इन रेंज, और मान लीजिए यहाँ पर मैंने और जब हम लूप को कॉम्प्रीहेंशन के सिंटैक्स में यूज करते हैं तो इंडेंटेड ब्लॉक वगैरह नहीं बना। अब यहाँ पर मुझे दो एक्सप्रेशन लिखने हैं। पहला एक्सप्रेशन की का एक्सप्रेशन होगा, कॉलन दूसरा एक्सप्रेशन जो कि हमारा वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैं अगर लिखता हूँ आई कॉलन आई इंटू आई, तो इसका मतलब ये होगा कि ये लूप जितनी बार चलेगा, ये लूप 4 बार चलेगा। अब 4 बार जब चलेगा तो यहाँ पर आपको ये भी फोकस करना है कि वो 4 बार आई की वैल्यू क्या रहेगी। पहली बार आई की वैल्यू 0 होगी क्योंकि रेंज फंक्शन हमेशा 0 से स्टार्ट करता है और इसको एक्सक्लूसिव मानते हुए एक सीक्वेंस जनरेट करता है, यानी कि 0 1 2 3 ये सीक्वेंस जनरेट होगी इस रेंज फंक्शन से। तो ये जो फॉर लूप है वो जो सीक्वेंस बनी है उस सीक्वेंस को इटरेट करेगी और पहली बार आई की वैल्यू 0 लेकर। तो पहली बार जब आई की वैल्यू 0 आएगी तो ये दोनों एक्सप्रेशन आई की वैल्यू 0 के लिए एग्जीक्यूट होगी। तो ये 0 एज इट इज रहेगा और यहाँ पर 0 इंटू 0 हो जाएगा। अब ये दोनों एक आइटम बनेंगे और डिक्शनरी में ऐड हो जाएंगे।
तो डिक्शनरी के अंदर एक आइटम आ गया जिसमें की 0 है और वैल्यू भी 0 है। उसके बाद ये लूप नेक्स्ट टाइम इटरेट करेगा, आई की वैल्यू 1 हो गई, फिर से ये दोनों एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होंगे, ये 1 हो गया और ये भी 1 है। और डिक्शनरी में एक और आइटम आ गया जो 1 और 1 है। ये लूप फिर चला, आई की वैल्यू 2 आ गई। यहाँ पर 2 हो गया की का नाम और वैल्यू हो गया 2 × 2 दैट इज 4। तो इस तरह से हमारा डिक्शनरी बनेगी और जब हम प्रिंट कराएंगे तो ये प्रिंट हो जाएगी। 0 0 पहला आइटम, 1 1 दूसरा आइटम, 2 4 तीसरा आइटम, 3 9। इसको जैसे बोलते हैं कॉम्प्रीहेंशन, शॉर्ट वे है ना, कंसाइज वे टू क्रिएट डिक्शनरी। अब थोड़ा सा और इस पर प्रैक्टिस करते हैं। कीर्तित बताइए, इस डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन से जो डिक्शनरी बनेगी उसमें क्या आइटम्स होंगे? सर इसमें आएगा की होगी 1, फिर देन एप्पल। अरे रुक तो जाओ यार, आपने बता दिया की होगी 1, मुझे समझा तो दो पहले कि आपने की 1 निकाली। सर जब फॉर लूप चलेगा, सॉरी सर, फॉर लूप चलेगा तो 0 से स्टार्ट होगा। हाँ क्या? 0 की होगी 0, देन एप्पल, फिर 1, फिर एप्पल, फिर होगी की 2, वैल्यू एप्पल, की होगी 3, वैल्यू एप्पल। यानी कि हर बार की 0 से 1 से ऐसे चलेगी, लेकिन हर बार वैल्यू क्या होगी? एप्पल। अब जो मैं पूछूंगा पेशेंस के साथ जवाब जो देगा उसका सही होगा, जल्दीबाजी में जो देगा उसका गलत होगा। सुप्रिया बताइए। सिर्फ एक ही की आएगी, ए और वैल्यू आएगी 9। रुको भाई रुको, सुप्रिया से बात करने दो। सुप्रिया आर यू देयर? यस सर। बताइए सर 0 पोजीशन पे ए प्रिंट होगा एंड फिर 1। इससे जो डिक्शनरी बनेगी उसमें जो आइटम्स आएंगे, उस आइटम में जो सबसे पहला आइटम होगा उसकी की क्या होगी? सर ए। उसकी वैल्यू क्या होगी? सर 0। ठीक है, उसके बाद अगला आइटम जो आएगा उसकी की क्या होगी? सर 1। हाँ भाई रवि कुमार सर, कुछ बताइए इसके बारे में। की सर ए रह जाएगा और वैल्यू 1 हो जाएगा सर। ठीक है, तो मुझे बताओ जब ये पूरा एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट हो जाएगा तो डिक्शनरी में कितने आइटम्स होंगे और वो कौन कौन से होंगे? ए की ए रह जाएगा, वैल्यू 9 रह जाएगा सर। अच्छा, मतलब आप कहना चाहते हैं आइटम एक ही रहेगा लास्ट में? जी सर, क्योंकि लास्ट आइटम अब आप की जब एक रहेगा तो सर वैल्यू भी देखिए ना सर। तो यहाँ पर हमें ध्यान यही देना है कि हर बार जब ये लूप एग्जीक्यूट होगा तो हम की को कभी नहीं बदल रहे हैं, की हमारी क्या है, हमेशा ए है। तो पहली बार जब लूप चला तो ए की पर वैल्यू हो गई 0, 0 × 0।
अब दोबारा जब ये लूप चला तो की नहीं चेंज हुई, की मैंने फिर से ए इस्तेमाल करी, वैल्यू हो गई हमारी 1 × 1, तो वही की वैल्यू इस बार अपडेट हो गई। तो इस तरह से जितनी बार भी एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होंगे हर बार की सेम है, तो इसका मतलब यह है कि हर बार की अपडेट हो रही है, नया आइटम ऐड नहीं हो रहा है। तो लास्ट में आई की वैल्यू 3 के लिए हमारा जब लूप चला होगा 3 × 3 9, यानी एक की होगी और 9 वैल्यू होगी, तो लास्ट में जो आउटपुट आएगा वो सिंगल आइटम इसमें आएगा और उसकी वैल्यू क्या होगी हमारी 9। सुप्रिया, गॉट इट और नॉट? सर 2 के लिए कैसे चलेगा ये? हाँ देखते हैं। जब यहाँ पर हम लोग इस लूप का एग्जीक्यूशन देखेंगे तो सबसे पहले आई की वैल्यू 0 आएगी। जब आई की वैल्यू 0 आएगी तो ये हमारा एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट हुआ, ये एज इट इज रहेगा, कुछ है नहीं एग्जीक्यूट करने के लिए। और यहाँ पर 0 × 0 क्या हो गया मेरा 1 हो गया। अब ये दोनों हमारा एक आइटम बनकर डिक्शनरी के अंदर ऐड होगा। तो पिक्चर ऐसा बना लेते हैं कि डिक्शनरी बन गई और उसमें ए नाम की एक की आ गई जिसकी वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, ऐसे हम बना लेते हैं, ये डिक्शनरी हो गई। फिर आई की वैल्यू अब 0 से 1 हो गई। अब जब 1 हुई तो ये फिर से एक्सप्रेशन चला, ये यही रहा ए, लेकिन यहाँ पर 1 × 1 यानी क्या आ गया 2 आ गया। तो अब आई की वैल्यू 1 के लिए जो डिक्शनरी है वो कुछ ऐसी होने की कोशिश करेगी, ए 0 कॉमा, अब की का नाम क्या है ए ही है और वैल्यू क्या हो गई उसकी हमारी 1। अब जब आई की वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी तो यहाँ पर की ए होगी और वैल्यू 2 × 2 4 हो जाएगी, यानी कि ए 0 ये पहली आइटम, फिर ए 1 ये दूसरा आइटम, फिर ए 4 ये तीसरा आइटम। इसी तरह से लास्ट में जब जाएंगे तो ए की पर वैल्यू 9 होगी। अब हमें पता है कि अगर मैं ये डिक्शनरी खुद से लिख दूं ऐसे ही मैनुअली और फिर प्रिंट कराऊं तो मुझे एक ही की नजर आएगी, क्योंकि हर बार की क्या है मेरी सेम। तो जो अपडेटेड वैल्यू क्या है मेरी, वो क्या है मेरी यहाँ पर 9। जो आउटपुट आ रहा है वो हमारा है 9। रन करा के चलिए, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिक्शनरी का जो कॉम्प्रीहेंशन कॉन्सेप्ट है इसको समझ सकते हैं, कैसे हम डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब जितने डेटा स्ट्रक्चर अब तक मैंने पढ़ाए हैं उन सबको एक सिंगल ग्राफ में, सिंगल एक डायग्राम में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपका हो गया डेटा स्ट्रक्चर और यहाँ पर मैंने लिखा लिस्ट के बारे में बताया, जो कॉमनली यूज है उनको हम लिख रहे हैं। टपल के बारे में हमने बताना है और सेट के बारे में हमें बताना है। तो इस समय इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कब कौन सा डेटा स्ट्रक्चर मुझे यूज करना चाहिए। ठीक है, एक पिक्चर में सारी बातें आ जाएंगी। तो सबसे पहले किस डेटा स्ट्रक्चर से क्या बनता है, हर डेटा स्ट्रक्चर ग्रुप है, तो कौन किस चीज का ग्रुप है। ग्रुप ऑफ लिस्ट इज ए ग्रुप ऑफ वैल्यूज, tuple is also a group of just values, same list is a group of values, but dictionary is not a group of values, dictionary is a group of items। item का मतलब की वैल्यू पे। ठीक है, दूसरा आता है कि ये जो डेटा स्ट्रक्चर हैं इनमें से कौन डुप्लीकेसी को सपोर्ट करता है और कौन डुप्लीकेसी को सपोर्ट नहीं करता।
तो लिस्ट कहता है डुप्लीकेट एलिमेंट हमारे यहाँ पर अलाउड है, टपल भी कहता है हमारे यहाँ पर भी अलाउड है, सेट ने मना कर दिया हमारे यहाँ पर डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं आते। एलिमेंट और वैल्यू मतलब एक ही है। जब डिक्शनरी की बात आई तो थोड़ा सा सब्जेक्टिव हमें बताना पड़ेगा कि आप किसके बारे में पूछना चाहते हैं, आप की के बारे में पूछना चाहते हैं या वैल्यू के बारे में पूछना चाहते हैं। तो अगर आप की के बारे में पूछना चाहते हैं तो हमारी जो कीज हैं वो डुप्लीकेट नहीं होती हैं, बट जो हमारी वैल्यूज हैं ये हमारी डुप्लीकेट। अगला पैरामीटर आता है हमारा यहाँ पर इंडेक्स का। इनमें से कौन है जो इंडेक्स को सपोर्ट करता है और कौन है जो इंडेक्स को सपोर्ट नहीं करता। लिस्ट इंडेक्स को सपोर्ट करता है, टपल इंडेक्स को सपोर्ट करता है, लेकिन जो सेट है ये इंडेक्सिंग को सपोर्ट नहीं करता। डिक्शनरी हमारा इंडेक्सिंग को सपोर्ट नहीं करता। अगला पैरामीटर आता है हमारा जिसका नाम होता है म्यूटेबल, मतलब इनमें से किसको बन जाने के बाद भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं, एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं बाद में। तो लिस्ट ने कहा हम म्यूटेबल हैं, सेट ने कहा हम भी म्यूटेबल हैं और डिक्शनरी भी म्यूटेबल है। सिर्फ हमारा जो टपल है वो हमारा इम्यूटेबल। उसके बाद एक पैरामीटर आता है ऑर्डर का। इनमें कौन ऐसा है जो ऑर्डर मेंटेन करता है, मतलब हमने जब लिस्ट बनाई या कोई डेटा स्ट्रक्चर बनाया तो जिस ऑर्डर में उसके अंदर आइटम्स या वैल्यूज रखी, आउटपुट में जब प्रिंट कराएंगे तो क्या उसी ऑर्डर में आएगा। तो लिस्ट ने कहा यस ऐसा ही होगा, टपल ने भी कहा ऐसा ही होगा और डिक्शनरी ने भी कहा ऐसा ही होगा, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट में लिखना होगा फ्रॉम 3.6। ठीक है, सेट ने मना कर दिया कि हमारे यहाँ पर कोई ऑर्डर नहीं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि आपको कौन सा डेटा स्ट्रक्चर किस सिचुएशन में यूज करना चाहिए। ये आपके पैरामीटर्स हो गए, ग्रुप ऑफ, डुप्लीकेसी, इंडेक्सिंग, म्यूटेबल और ऑर्डर। इन्हीं पर हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें कब कौन सा यूज करना। ठीक है, चलिए तो ये हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर वाला कॉन्सेप्ट है या डेटा टाइप वाला कॉन्सेप्ट था ये कंप्लीट हो गया। आज की क्लास यहीं पर रखते हैं और कल हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे।